हाउ आर यू? फाइन, सब कुछ बढ़िया। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं लाइन इंटीग्रल के बारे में। लाइन इंटीग्रल के बारे में जानेंगे। लाइन इंटीग्रल जैसा कि नाम से ही है, लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है किसी पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन। कोई पाथ जो है एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। पाथ कोई भी हो सकता है। उस पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो इंटीग्रेशन along any path can be straight line और कर्व, कुछ भी हो सकता है। तो लाइन इंटीग्रल में सबसे पहले देखते हैं कि स्केलर फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि f(x) y = f(x), वन वेरिएबल का फंक्शन है। x² + 3 या s³ + 5 इस तरह का कोई फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो इसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। अब हमको इंटीग्रेट करना है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, a से b के बीच इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा, ये जो एरिया बाउंड होगा ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। जैसे y = f(x) है, तो इसका लाइन इंटीग्रल फ्रॉम a to b हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व, एरिया बाउंडेड, तो ये हो जाएगा f(x), ये हम मान ले dx, छोटा सा एलिमेंट यहाँ से यहाँ, पतला सा स्ट्रिप, तो ये हो जाएगा y f(x) dx फ्रॉम a to b। ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल का मान। अब यदि फंक्शन 2 वेरिएबल का स्केलर फंक्शन है, जैसे कि y = f(x)y है, या ये हो सकता है x³ + y4 + 5 इस तरह का कोई फंक्शन है, x6 + y9 + 8 इस तरह का कोई फंक्शन है। तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे, ये ग्राफ जो होगा ये x मान लें और इसको y मान लें और यहाँ z है, तो इसका इनपुट जो है एक प्लेन होगा, ये इनपुट एक प्लेन होगा और आउटपुट भी एक प्लेन होगा। आउटपुट को हम यहाँ x y का मान रखेंगे तो ये इनपुट मिलेगा और ये z में उसको ये फाई का वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया फाई = f(x)y। और यहाँ पे हम यदि कोई पाथ कंसीडर करते हैं, ऐसे कोई पाथ कंसीडर करते हैं a से b के बीच, तो इसके अलोंग इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा, ये f(x)y
ये एक्स वाई दोनों में मूव करना पड़ेगा। हर एक ये x1 y1 से हम जा रहे हैं, मान लिया जाए x1 y1 से हम जा रहे हैं x2 y2 पे, तो इसके इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा, ये लाइन इंटीग्रल का मान हो जाएगा लाइन इंटीग्रल इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये जो हो जाएगा ds, कोई ये छोटा सा इस पाथ के अलोंग हम ds एलिमेंट कंसीडर करते हैं, छोटा सा, तो ये एफ एक्स वाई ds हो जाएगा और ये हो जाएगा x1 y1 से लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा x2 y2। अब जो है ये ds और x1 इसमें सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सारे को हमको तो एक ही टर्म में इंटीग्रेट करना है, एक ही वेरिएबल में इंटीग्रेट करना है, s में करना है, चाहे x में करना है, चाहे y में करना है, एक ही वेरिएबल में इंटीग्रेट करना है। तो सारे चीज को तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे जब ये सारा चीज को एक ही टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। जैसे ds को भी t टर्म में एक्सप्रेस कर दे, dt के टर्म में एफ एक्स वाई को भी, ये सब को भी t के फॉर्म में लिख दे, ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है उसको भी t के फॉर्म में एक्सप्रेस करे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज लाइन इंटीग्रल में होता है पैरामीटराइजेशन, एक ही पैरामीटर में सारे को लिखने का। अब 3 डायमेंशनल कोई फंक्शन है, फाई इक्वल टू स्केलर फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड में, मतलब सिंपली ये एक स्केलर फील्ड है, कोई स्केलर फील्ड है और उसका मान जो है x3 y4 प्लस zy5 है, कोई स्केलर फील्ड है। अब उसमें हमको इंटीग्रेट करना है, तो 3 डायमेंशन में तो ग्राफ खींचना मुश्किल है, ग्राफ नहीं खींचने में इनपुट भी ये 3 डायमेंशन में होगा और आउटपुट भी 3 डायमेंशन में होगा, तो वहां पे लाइन इंटीग्रल का मान हो जाएगा एफ एक्स वाई जेड, ये फंक्शन ये इंटीग्रेट होगा x1 y1 z1 से लेके x2 y2 z2, पाथ है कोई, ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये हो जाएगा ds कोई छोटा सा पाथ का एलिमेंट लिए, यहाँ ds बराबर, ये 2 डायमेंशन में ds का मान हो जाएगा रूट ओवर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होगा। ये ds का मान जो होगा, ये वाला ds का मान जो होगा, ये इस डायरेक्शन में dx जाएंगे, इस डायरेक्शन में dy जाएंगे, ये dx ये ds बराबर हो जाएगा ये dx, ये dx और ये dy। तो ds का मान हो जाएगा रूट ओवर dx स्क्वायर प्लस, ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका ये हाइपोटेनस का मान हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, और इसमें जो ds का मान होगा रूट ओवर, यहाँ भी कोई पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा 3 डायमेंशन में और उसका लाइन इंटीग्रल इसी तरह निकलेगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर ds, और यहाँ भी पैरामीटराइजेशन करना पड़ेगा, ये x1 y1 z1 सबको एक कॉमन टर्म में लिखना पड़ेगा, कोई भी कॉमन टर्म x y z को भी वही कॉमन टर्म में लिखना पड़ेगा, ds को भी वही कॉमन टर्म में लिखना पड़ेगा, और ds बराबर हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अब देखते हैं
वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं। कोई वेक्टर फंक्शन है वन वेरिएबल का, xi+4 इस तरह का कोई फंक्शन है, या x5/4+3 इस तरह का फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे तो ये कोई वेक्टर फंक्शन है। इस तरह का कोई वेक्टर फंक्शन है। ये वन वेरिएबल का कोई वेक्टर फंक्शन है और ये कोई वेक्टर फंक्शन है वन वेरिएबल का। इस तरह से कोई पाथ के लॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहा है, तो यहाँ पे ये वेक्टर का मान ले कि f है और ये एंगल थीटा है। तो इस इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट को कंसीडर करते हैं dx। तो यहाँ पे इस वेक्टर का मान हो जाएगा f cos थीटा, और उसको इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट dx से गुना कर देंगे तो ये इस इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट पे वेक्टर का मान हो जाएगा। अब इसी को हम a से b के बीच इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब x1 से लेके हम x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। x1 से लेके x2 तक ये थीटा एंगल बना रहा है f वेक्टर। तो उस वहां पे जो है इस पाथ के अलोंग वेक्टर का मान f cos थीटा होगा, और वो छोटा सा एलिमेंट से गुना कर देंगे dx एलिमेंट से, तो उस dx एलिमेंट पे वेक्टर का मान आ जाएगा। वही सारा एलिमेंट पे जो वेक्टर को ऐड करते हुए चले जाएंगे तो a से b के बीच वेक्टर का मान आ जाएगा। a से b के बीच जितना भी वेक्टर है सबका मान आ जाएगा। तो ये लाइन इंटीग्रल का मान हो जाएगा ये x1 से लेके x2, ये f cos थीटा, ये dx, ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किए हैं। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं x1 x2 f डॉट, यहाँ पे dx छोटा सा वेक्टर पाथ का अलोंग कोई छोटा सा इन्फिनिटेसिमल वेक्टर मान ले, तो इसको लिख सकते हैं f डॉट dx लिख सकते हैं। तो ये x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो सब इस छोटा सा पाथ पे जो वेक्टर का मान आया, फिर छोटा सा पाथ पे जो पूरा सम कर देंगे a से b के बीच x1 से x2 तक, तो सारा वेक्टर का मान आ जाएगा। उसका मान हो जाएगा f डॉट dx, और ये इंटीग्रेट करना है x1 से लेके x2 तक। यदि उसी तरह कोई टू वेरिएबल का कोई वेक्टर फंक्शन है x3i+y5j इस तरह का कोई वेक्टर फंक्शन है, तो उसका मान हो जाएगा ये पाथ का मान होगा dxi+dy हो जाएगा। यहाँ पे जो पाथ होगा इसका मान हो जाएगा dxi, और यहाँ पे dy ये ds छोटा सा पाथ जो कंसीडर करेंगे उसका मान dxi+dy हो जाएगा। तो उसके इंटीग्रेशन का मान हो जाएगा ये phi xy, ये x1 y1 से लेके x2 y2 तक इंटीग्रेट होगा, और इसका मान हो जाएगा ds डॉट ds, जहाँ की ds का मान होगा dxi+dyj।
छोटा सा पाथ लेंगे, वहां पे जो वेक्टर का मान है उससे गुना कर देंगे तो उस छोटा सा पाथ में उस वेक्टर का मान आ जाएगा, और वो सारे छोटा सा एलिमेंट जो लिए हैं सब को सम कर देंगे तो वहां पे छोटा सा एलिमेंट में जो वेक्टर का मान है वो सारा जो वेक्टर को सम कर देंगे तो उस बात पे सारा वेक्टर का मान आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा 5xy ds का मान dxi प्लस dy होगा। उसी तरह यदि 3 डायमेंशनल कोई फील्ड फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, मतलब कोई 3 डायमेंशनल फील्ड है, 3 डायमेंशनल फंक्शन वेक्टर फंक्शन का मतलब 3 डायमेंशनल फील्ड है, हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई वेक्टर है, स्पेस में हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई वेक्टर है, तो उसका मान हो जाएगा फाई एक्स वाई जेड डॉट ds, ये x1 y1 z1 से लेके x2 y2 z2 तक इंटीग्रेट होगा, और ये ds का मान हो जाएगा फाई डॉट ds होगा, और ds का मान हो जाएगा dxi प्लस dyj प्लस dzk, ये हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह से लाइन इंटीग्रल निकाला जाता है। किसी पाथ के अलाउंग कितना वेक्टर है सारा का मान निकल जाएगा। लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो उस पाथ के अलाउंग कितना वेक्टर है वो सारा का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से फाई डॉट ds करने से। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई 3 डायमेंशनल फील्ड है, जैसे कि कोई फाई एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड है, एक्स क्यूब आई प्लस वाई 4j प्लस 5z, इस तरह का 5zk, इस तरह का कोई फील्ड है, और उसमें कोई पाथ है, उसके अलोंग इंटीग्रेट करना है, मतलब लाइन इंटीग्रल किसी पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे जो वेक्टर है, मान लिया जाए यहाँ पे जो वेक्टर है इसका मान है f, तो और यहाँ पे जो है ये थीटा एंगल बना रही है पाथ से, तो इसका इस पाथ के अलोंग ये हर एक पॉइंट पे वेक्टर है कोई ना कोई, तो ये इन्फिनिटेसिमल पॉइंट पे जो है इस वेक्टर का मान है f, कितना इसके अलोंग वेक्टर का मान हो जाएगा f cos थीटा, और उसको छोटा सा पॉइंट पे उसका हम dl से गुना कर देंगे, dl एलिमेंट इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट्स है उसका मैग्नीट्यूड से गुना कर देंगे, तो ये यहाँ पे वेक्टर का मान आ जाएगा। उसी तरह पूरा सारे वेक्टर को सम कर देंगे, हमको जाना है a से b के बीच, तो सारा वेक्टर को सम करेंगे तो इस पाथ के अलोंग सारा वेक्टर का मान निकल जाएगा। तो यदि इसका मान यहाँ पे f वेक्टर, इस वेक्टर का मान यहाँ पे f है, इसके अलोंग वेक्टर का मान हो गया f cos थीटा। अब इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट, इस पाथ के अलोंग एलिमेंट कंसीडर करते हैं dl, तो उसको dl से गुना करेंगे तो इस इन्फिनिटेसिमल पॉइंट पे वेक्टर का मान आ जाएगा। अब यही पूरा पॉइंट को इंटीग्रेट कर देंगे a से b के बीच, तो ये पूरा पाथ में वेक्टर का मान आ जाएगा। इन्फिनिटेसिमल पॉइंट है कोई जहां ये इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट लिए हुए हैं dl, उस पॉइंट पे वेक्टर का मान f cos थीटा होगा, और f cos थीटा को उस इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट से गुना कर देंगे तो वो उस एलिमेंट, उस dl एलिमेंट में वो वेक्टर का मान आ जाएगा, उस dl एलिमेंट पे उस वेक्टर का मान आ जाएगा। वही सारा एलिमेंट को यदि हम सम करते हैं यहाँ से यहाँ सारा dl को, छोटा छोटा dl को, तो a से b के बीच वेक्टर का मान आ जाएगा।
सारा वेक्टर, उस पाथ के अलोंग सारा वेक्टर का मान आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन x y z का इसका मान हो जाएगा a से b के बीच, तो a से b के बीच ये हो जाएगा इसका मान, इस पाथ के अलोंग ये पूरा वेक्टर का मान आ जाएगा, मतलब लाइन इंटीग्रल का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा a जहाँ पे x1 y1 z1 पॉइंट है और b x2 y2 z2 पॉइंट है, ये है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2 पॉइंट है। तो इस पाथ के अलोंग जितना भी वेक्टर होगा, पहले इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट पे जो वेक्टर का मान आता है वो f cos थीटा इंटू dl के बराबर होता है। छोटा सा एलिमेंट है इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट, उससे गुना कर देंगे, वहां पे जो वेक्टर का मान है f cos थीटा है, तो उस छोटा सा एलिमेंट में वो वेक्टर का मान हो जाएगा f cos थीटा dl, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे a से b के बीच, तो सारा वेक्टर का मान आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a to b f cos थीटा dl को f डॉट dl ये लिख सकते हैं, जहां पे dl का मान जो होगा ये इन्फिनिटेसिमल पाथ के अलोंग छोटा सा एलिमेंट है, तो dl का मान जो होगा, dl वेक्टर का मान dx i प्लस dy j प्लस dz k के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लाइन इंटीग्रल का मान निकालते हैं। छोटा सा लिए एलिमेंट, इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट, वहां पे जो वेक्टर है वो वेक्टर f cos थीटा है। f cos थीटा को यदि हम छोटा सा एलिमेंट से इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट से गुना करेंगे, इस पॉइंट पे वेक्टर का मान निकल जाएगा। वो सारा एलिमेंट को सम कर देंगे, हर एक डीएल एलिमेंट पे जो वेक्टर है सबको सम कर देंगे, तो उस पाथ के अलोंग वेक्टर का मान निकल जाएगा। उसका मान कितना निकल के आता है, जैसे a to b कर रहे हैं तो f डॉट dl के बराबर होगा। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वेरिएबल तो एक है और यहाँ पे जो है ये तीन वेरिएबल है, x2 y2 z2 है, और यहाँ भी f जो है ये x y z का फंक्शन है, और dl भी dx i dy j dz k है। तो सबको हमको एक पैरामीटर में लिखना पड़ेगा, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें की पैरामीटराइजेशन किस तरह से सबको एक ही टर्म में लिख दें। dl को भी एक ही टर्म में, जैसे dt में लिख दें, f x y z है, x3 y4 j 5 है, इसको भी t4i प्लस t3j प्लस ty5 के इस तरह से लिख दे। और यहाँ पे भी t के टर्म में लिखे, x1 y1 z1 को भी t के टर्म में हम इसका बाउंड्री को भी लिख दे, ये इस पॉइंट को भी t के टर्म में लिखे, मतलब एक t के टर्म में लिखते, चाहे s के टर्म में लिखते, कोई भी एक पैरामीटर के टर्म में सारा को हमको लिखना होता है, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। कहा है कि एक ही वेरिएबल में इंटीग्रेशन है, तो टर्म मेरा तीन वेरिएबल में आ रहा है, तो सबको एक टर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है, जैसे किसी लाइन के लॉन्ग इंटीग्रल है, तो इसको पैरामीटराइजेशन करने के लिए इसका है x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2, ये लाइन का जो इक्वेशन होता है, y माइनस y1 माइनस y2 प्लस z माइनस z1 माइनस z2 इक्वल टू, हम यदि t या s कर दें, यदि कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, तो ये x1 y1 z1 से लेके x2 y2 z2 दिया हुआ पॉइंट, तो ये सारा जो है x y z t के टर्म में आ जाएगा, मतलब सब एक ही टर्म में आ जाएगा।
तो इससे पैरामीटराइजेशन हो जाएगा। या पाथ जो है कर्व हो सकता है या कोई सर्किल हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो उसका पैरामीटराइजेशन के लिए होगा एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पे ये पाथ है, सर्कुलर पाथ है, तो यदि हम x के जगह ए कॉस, सबको थीटा के टर्म में लिख लिए, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा के टर्म, सब थीटा के टर्म में आ गया, और लिमिट जो हो जाएगा ये 0 से 2 पाई तक जाता है, तो थीटा का लिमिट जो है 0 से लेके 2 पाई होगा। तो इस तरह से ये पाथ भी पैरामीटराइजेशन हो गया। यदि सर्कुलर पाथ दिया हुआ है तो इस इक्वेशन से पैरामीटराइजेशन हो जाएगा, एक पैरामीटर में सारा चीज आ जाएगा। फंक्शन भी जो है वो भी आ जाएगा थीटा के टर्म में, और डीएल जो एलिमेंट है dxi dy dz के डीएल एलिमेंट भी जो है एक ही पैरामीटर डी थीटा के टर्म में आ जाएगा, और ये 0 से 2 पाई हो जाएगा। ए से बी पॉइंट है तो सर्किल में है तो 0 से 2 पाई हो जाएगा, तो एक पैरामीटर में सारा चीज हो जाएगा। यदि ये कोई सर्किल या लाइन नहीं दिया हुआ हो, तो यदि उसमें गिवन कंडीशन कोई पैराबोला के अलोंग इंटीग्रेट, पैराबोलिक पाथ के अलोंग इंटीग्रेट हो या कोई कर्व के अलोंग इंटीग्रेट हो, तो उस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहता है। उस कर्व के इक्वेशन से हम एक पैरामीटर में इसको भी चेंज करते हैं, डीएल एलिमेंट को भी, ये बाउंड्री को भी, जिस पॉइंट को भी एक टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और ये फंक्शन को भी एक टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लाइन इंटीग्रल का मान निकालते हैं। कोई भी पाथ हो, कोई भी थ्री डायमेंशन में कोई भी पाथ हो, तो उस पाथ के अलोंग कितना वेक्टर है उस वेक्टर का मान निकालते हैं। इस तरह से हम पूरा वेक्टर को मान निकाल, उस पाथ के अलोंग सारा इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसी तरह लाइन इंटीग्रल का मान निकाला जाता है। अब कुछ इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।